हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का वीडियो ला रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में अभी तक मैंने जो चीज़ें लाई थी वो सब अपनी जगह थी और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत राज्य व्यवस्था की, इससे जो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट छूट गया था, इसमें हम इसलिए पूरा पार्ट कवर करेंगे, एक्ट और अधिनियम दोनों चीज़ें। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेने से, एक क्लास के बाद से, इसके बाद इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमारा जो दो मैंने वीडियो पहले प्रोवाइड करी थी वो दो आगे इसके बाद रहेंगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो अभी हम बहरहाल भारत राज्य व्यवस्था का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बेटा, ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी संचालन करता था, अधीन था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। तो जब 1857 के बाद ब्रिटेन के पास अधिकार आ गया तो उन्होंने दो भागों में इसको दो समितियां बनाई, एक स्वामी मंडल और संचालक मंडल। स्वामी मंडल व संचालक मंडल। स्वामी मंडल उन्हें कहा जाता था जो कंपनी के सभी साझेदार सदस्य, मतलब जो कंपनी के पार्टनर होते थे, सभी एक सदस्य होते थे और उन्हें सभी नियम, कानून और अध्यादेश बनाने का अधिकार था। यही लोग सारे नियम, जैसे मान लो कोई बिजनेस शुरू करना है तो 2, 3, 4, 10 पार्टनर होते हैं, वो 10 पार्टनर नियम बनाते थे। ठीक, रूल बनाते थे, उसी तरह काम होता था। और इन्हें यह भी अधिकार था कि यदि कोई नियम संचालक मंडल बना रहा है, यानी कोई मंडल का नियम संचालक मंडल जो है कोई नियम बना रहा है तो उसे रद्द भी कर सकते थे, ये अधिकार था इनके पास। ठीक, संचालक मंडल बेटा क्या था, इसमें बेटा बताया गया 24 सदस्य होते थे जो स्वामी मंडल से ही होते थे और स्वामी मंडल द्वारा ही चुने जाते थे। संचालक मंडल का कार्य स्वामी मंडल द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करवाना था। इनका काम तो क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियमों का पालन करवाना। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी दौरान चार्टर एक्ट आते थे और भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तो अधिनियम बन रहे थे। ठीक, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें कहा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब हेड हो जाएंगे। अभी तक क्या था, मद्रास, बम्बई और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी फ्री थी, मतलब कि अपने हिसाब से सब तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे और तीनों फ्री थी। अब क्या कहा गया, मद्रास और बम्बई ये दोनों प्रेसिडेंसियाँ बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आएंगी। बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल होगा, उसी के अधीन काम करेंगी। ठीक, उसके अलावा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। और इस नियम का मूल उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में लाना था। ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में लाना था, इसीलिए काम किया गया। ठीक, 1774 में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में खास पॉइंट जो बताए गए हैं, उसके अलावा अन्य भी काम हुए थे, लेकिन खास पॉइंट हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, खास पॉइंट हैं। ठीक, अगला बेटा आ जाता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया। इसमें एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। संचालक मंडल नियंत्रक मंडल की सभी आज्ञा मानने के लिए बाध्य था। ये संचालक मंडल जो था नियंत्रक मंडल की सभी आज्ञा मानने के लिए बाध्य था कि आपको इनकी जो बातें होंगी इनको मानना पड़ेगा। और स्वामी मंडल के संचालक मंडल के फैसले उलटने के अधिकार को खत्म कर दिया गया कि पहले होता था अगर चाहे जाए तो उसके फैसले को रद्द कर सकते थे, अब वो काम नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़। और जो नियंत्रक मंडल था बेटा ये 6 सदस्य था, 6 मेंबर का था। ठीक, इसका जो हेड होता था उसे क्या बोला जाता था, स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव जिसे बोला जाता था हिंदी में। ठीक, नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1793। नियंत्रक मंडल के सदस्यों और स्टाफ को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ किया गया, 1919 तक जारी रहा। 1793 में क्या किया गया कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य होंगे, ठीक, और स्टाफ होगा, उसको भारतीय राजस्व से वेतन देना होगा कि भारत के खजाने से ही जो तनख्वाह इनको बनेगी वो भारतीय खजाने से दी जाएगी, ना कि इंग्लैंड से दी जाएगी। ठीक, ये तो क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। अगला आता है चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1813। इसमें क्या था, इस चार्टर में कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि 20 वर्ष तक आप व्यापार कर सकते हैं। और कहा गया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया।
एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहा कंपनी को केवल चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए और इसी एक्ट में शिक्षा के लिए सरकार 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का आवंटन किया। क्या 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा, खासतौर से वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक, नेक्स्ट है बेटा चार्टर एक्ट 1833। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और अब वह भारत में सिर्फ प्रशासन के प्रति उत्तरदायी रह गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासन के प्रति उत्तरदायी रह गई। अब यूरोपीय लोग भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते थे। अब यूरोपीय लोग भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते थे क्योंकि उस पर लगी रोक हटा ली गई। अभी तक रोक इस पर लगी थी, कोई ले नहीं सकता है। ठीक, अभी तक ये रोक लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि कोई नहीं ले सकता है, जो लोग हैं वही लेंगे बस, मतलब यूरोपीय भी नहीं ले सकते हैं। अगला है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत विधि आयोग की स्थापना की गई। इसमें भारत विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग। मद्रास तथा बम्बई में गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति को हटा दिया गया और उनके द्वारा किसी कानून को रद्द करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब मतलब कि इनकी पावर्स क्या कम करने की जाने लगी, कम की जाए। ठीक, ये चीज था। अगला है चार्टर अधिनियम 1853। अभी हम इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए क्या है इनको एक बेसिकली जो चीज़ें हैं वो हम बता रहे केवल बस। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853। इसकी खास बात क्या है, कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद में रखने का अधिकार हो, मन चाहे तब तक रख सकते, नहीं तो उनको बाहर कर देते थे। किनको, भारतीयों को। दूसरा, गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त करते हुए वहाँ के शासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई कि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालेगा। गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद से अलग कर एक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। ठीक, इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद से अलग कर एक विधान परिषद की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो जो कंपनी में जो कर्मचारी होंगे उनके लिए कंपटीशन होगा, उसमें आप आएंगे। और निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल को जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग ने कई रिपोर्ट पेश की जिनमें मैकाले का पैनल कोड बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक, किसका, लॉर्ड मैकाले का। ठीक, पैनल कोड काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। मद्रास तथा बम्बई में गवर्नरों के कानून बनाने की शक्ति को हटा दिया गया और उनके द्वारा किसी कानून को रद्द करने का अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब इसमें अब पूरी तरह से सख्ती की जाने लगी। ठीक, अगला आता है चार्टर अधिनियम 1853। इसमें कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक अपने नहीं तो निकाल सकती थी। देखो, अच्छा इसमें एक वो लाइन छूट गई, मतलब रिपीट मैंने कर दिया। ये देखो, निदेशक मंडल सदस्यों संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। उसमें 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों को लिए योग्यता निर्धारित कर दी गई कि योग्यता होगी। ठीक, देखो ये बेटा, ये अभी मैं प्रतियोगिता परीक्षा वो पिछले वाला मैंने रिपीट करा दिया। ठीक, तो चौथा पॉइंट ये है, प्रतियोगिता परीक्षा निदेशक मंडल में 24 से कम करके 18 कर दी गई। 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। छठा है, निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित कर दी गई, एक क्वालिफिकेशन। ठीक, और विधि आयोग जो कि समाप्त हो चुका था, इसके स्थान पर इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। क्या, इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई और इसी कमीशन ने भारतीय दंड संहिता, दीवानी तथा फौजदारी प्रक्रिया को संकलन किया गया। भारतीय दंड संहिता इसके द्वारा
इंग्लिश लॉ कमीशन के द्वारा भारत दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, दीवानी तथा फौजदारी की प्रक्रियाओं का इसमें जिक्र किया गया। ठीक, अंतिम रूप दिया गया। फिर आता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति ने कंपनी शासन की असंतोषजनक नीतियों को उजागर कर दिया, जिसे ब्रिटिश संसद को कंपनी को पद से हटाने का मौका मिल गया और इस अधिनियम द्वारा निम्न प्रावधान किए गए। दूसरा पॉइंट, भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई। अब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधा उसको क्या कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई। अब भारत का शासन ब्रिटिश सामग्री की ओर में से भारत राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानूनों और कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई कि अब भारत का सचिव बनेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधित्व हो गया, इसे वायसराय की उपाधि मिली। अब गवर्नर जनरल नहीं, अब उसे क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा, क्योंकि भारत में क्राउन रूल आ गया। ठीक, अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता द्वारा नियुक्त की जाने लगी। या जो सिविल सेवा परीक्षा है जो IAS के लिए है, उसमें क्या होगा, अब प्रतियोगिता होगी, ओपन प्रतियोगिता। ठीक, नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था संबंध मसलों पर भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय ने घोषित कर दिया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था, कोई चीज़ हो तो दावा दायर कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हुआ था। नेक्स्ट है 1861 भारत परिषद अधिनियम। चार्टर छट गया ना, अब अधिनियम आ गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हुए उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। अब कहा कुछ गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाए। भारतीय प्रतिनिधित्व को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। जो कानून बनाना था उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विभागीय मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई। आप अध्यादेश निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसे बम्बई मद्रास को पुनः विधायी अधिकार दिए गए। फिर बम्बई मद्रास को अधिकार दिए गए, विधि का अधिकार। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892 गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू की गई। मतलब कि विशुद्ध नामांकन के आधार पर, सिफारिश के आधार पर। परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने एवं कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया। परिषद को या बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं और कार्यपालिका संबंधित प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया। परंतु इस अधिनियम में यह व्याप्त विसंगतियों के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने अधिनियम में की जमकर आलोचना की और यह माना गया कि स्थानीय निकायों के चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधानमंडल को बहुत सी सीमित शक्तियाँ प्राप्त थीं, जैसे सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। सदस्य का अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मना किया जा सकता था। कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे मुंबई में 2 स्थान यूरोपीय व्यापारियों को दे दिए गए, जबकि भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं दी गई। तो ये सब चीज़ें जो थी जो अन्याययुक्त थी। ठीक, इसमें जो 2 पॉइंट हैं बताए गए हैं। ठीक, अगला बेटा आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है ये। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर प्रतिनिधिक और लोकप्रियता के क्षेत्र में सुधारों का समावेश 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया। इन सुधारों के पीछे 2 घटनाएं मुख्य थी। प्रथम अक्टूबर 1906 आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की मंत्रिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले, तथा द्वितीय मांग थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। जितनी जनसंख्या उसी हिसाब से एक रेशियो बना दिया जाए। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में प्रावधान बनाए गए थे। इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधान परिषदों को आकार में वृद्धि करते हुए उनमें कुछ निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्यों को शामिल कर दिया गया। ठीक,
निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने से प्रांत विधानमंडलों में शासकीय बहुमत समाप्त हुआ और केंद्रीय विधान परिषद में यह बना रहा। कुछ विनिर्दिष्ट नियमों विषयों को छोड़कर विधान परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वह बजट या लोकहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर प्रशासन पर प्रभाव डाल सकें। ठीक, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार आ चुका है। इसे अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रांत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो वर्गों में विभाजित किया गया। थर्ड है प्रांत विधानसभा पर विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% कर दी गई। उत्तरदायी सरकार की नींव हस्तांतरित विषयों के संकीर्ण क्षेत्र में डाली गई। प्रांतीय गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा आरक्षित विषयों पर प्रशासन होना निश्चित हुआ, जिससे कोई भी विधानमंडल प्रति उत्तरदायी नहीं हो था। ठीक, अभी तक उत्तरदायी नहीं था, लेकिन अब उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रशासन के समस्त विषयों को केंद्र एवं प्रांत विषयों में विभाजित किया गया। केंद्र एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। स्थूल रूप से राष्ट्र महत्व के विषयों को केंद्र एवं प्रांतीय महत्व के विषय में प्रांतीय विषय के तहत रखा गया। प्रांतों को राजस्व केंद्र राजस्व से अलग करके प्रांतों को राजस्व और केंद्र राजस्व से अलग कर दिया गया और केंद्र विधान परिषद को द्विसदन पहली बार बनाया गया। मतलब केंद्र विधान परिषद को द्विसदनीय पहली बार बनाया गया और इसके उच्चतर सदन को राज्य परिषद कहा गया और जिसका गठन 60 सदस्यों से हुआ। जिसका गठन इससे हुआ 60 सदस्यों से हुआ। नेक्स्ट है राज्य परिषद के 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित सदस्य थे। निचले सदन जिसका नाम विधानसभा था 144 सदस्य थे, इनमें से 104 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। ठीक, 7 सदस्यों में 34 निर्वाचित सदस्य थे। निचले सदन में जिसका नाम विधानसभा था इसमें 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट दोनों सदनों की शक्तियां प्रायः समान थी, परंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार निचले सदन को ही था। गवर्नर जनरल को भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो करने अथवा सम्राट के विचारार्थ प्रेषित करने का अधिकार दिया गया है कि वीटो का उपयोग कर सकते हैं या सम्राट से विचार विमर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को भी अधिकार दे दिया गया कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए किसी विधेयक के कानून को प्रमाणित कर दें और गवर्नर जनरल के आपात की दिशा में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा परिसंघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों की इकाइयाँ थीं। देशी रियासतों को शामिल होने का विकल्प था, हालांकि यह परिसंघ कभी नहीं बन सका। हमने ये कभी भी परिसंघ नहीं बन सका। इस अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजन किया गया। 1937 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रांत स्वायत्तता प्रभावी रही। प्रांतीय गवर्नर सम्राट की ओर से प्रांत की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता था, जब वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहा। नेक्स्ट है प्रांतीय गवर्नर को मंत्रियों की सलाह से शासन करना था, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, परंतु केंद्र में लागू किए गए गवर्नर जनरल के आरक्षित विषयों के मामले में केंद्र विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा। इस अधिनियम के तहत 7वां पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट संघ न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों का विस्तृत था। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया और भारत शासन ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, वर्मा को इससे अलग कर दिया गया, जिसका आज के डेट में इसका क्या नाम है, म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। ठीक, तो ये अधिनियम व एक्ट की वीडियो थी। बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोग लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें वीडियो को, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल GKGS वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक हो, वीडियो को अच्छे से पढ़ें और बाकायदा प्रॉपर नोट डाउन जरूर करते रहें, नोट्स बनाते रहें, जिससे जो आपको बेटा सारे पॉइंट एक ही जगह मिल जाएंगे। बहुत अच्छे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। आपको डाउट दिक्कत समस्या हो तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक,
तो आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक्स। और हमारे सारे वीडियो के लिए आप शेयर करते रहें। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सब काम बहुत अच्छे होते चलेंगे। आप सभी लोगों से यही है कि आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो प्रयास करके आप मेरा सहयोग करिए। जैसा हो पाए किसी व्यक्ति का सहयोग करिए। सहयोग करने से काफ़ी काम हल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।